हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना ऑर्गेनो सल्फर चल रहा था। ऑर्गेनो सल्फर में अपन ने बेसिक्स देख लिए थे कि किस तरीके से ऑर्गेनो सल्फर्स होते हैं। आज स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनो सल्फर से इसे कैसे बनाए जा सकते हैं, उत्पाद क्या क्या होते हैं उनकी। अपन जैसे थायो ईथर हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, सल्फोनेमाइड हो गया और अपने क्या हो गया सल्फोपिरिडिन। इस तरीके से कुछ उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक उनके हर एक प्रॉपर्टीज देखेंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके किस तरीके से उनका निर्माण होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सब आज अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपना थायो ईथर। थायो ईथर क्या होता है, जैसे आपने ईथर देखा, ईथर का मतलब क्या होता है आपके कि अगर कोई ऑक्सीजन होगा और दोनों तरफ क्या होंगे कार्बन लगे हुए होंगे, उसे ईथर कहा जाता है। और अपन अगर थायो ईथर की बात करें, थायो का मतलब होता है कि अगर सल्फर लगा हुआ हो किसी के कार्बन के पास तो इसे कहते हैं थायो ईथर। तो अपन थायो ईथर देखेंगे कि थायो ईथर होता क्या है। ओके, किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। थायो ईथर, थायो ईथर का मतलब होता है कि अगर अपन किसी भी हाइड्रोजन की अपने पास 2RX है, 2RX की अगर रिएक्शंस करवाएं K2S से, यानी कि पोटेशियम सल्फाइड से रिएक्शंस करवाई जाए उस किसी हैलाइड्स की, तो क्या किसका निर्माण होगा अपने पास RSR प्लस 2KX का, है ना। तो ये अपना क्या हो गया थायो ईथर हो गया। तो थायो ईथर का निर्माण इस तरीके से किया जाता है। तो निर्माण की विधियां देखेंगे कि किस तरीके से थायो ईथर देखो होता आपके ईथर की तरह ही है, ईथर की तरह ही रिएक्शन। अगर इनकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए थायो ईथर की तो कैसी होगी, ये अपना कोई एल्किल ग्रुप होगा और ये अपना सल्फर होगा और ये हो गया एल्किल। अब देखो इसकी संरचना क्या होगी, लीनियर तो होगी नहीं, क्योंकि सल्फर के पास क्या है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है। दो लोन पेयर्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगी, स्ट्रक्चर थोड़ी बेंड हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगी, ये किस तरीका का दिख रहा है आपको, एक तरीके से इस तरीका का दिख रहा है, यानी कि H2O जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। देखो थायो ईथर की संरचना भी आपको लगभग अल्कोहल जैसी होती है। इनमें क्या होगा, इसमें भी दो लोन पेयर है। तो अपन कभी भी H2O की स्ट्रक्चर लीनियर नहीं बनाते, बेंड बनाते, क्योंकि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा लोन पेयर में अगर रिपल्शन ऑर्डर देखा जाए इनका तो क्या होता है अपने पास, अगर रिपल्शन का ऑर्डर देखा जाए तो लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। ओके, तो ये हो गया अपना रिपल्शन ऑर्डर हो जाएंगे, यानी कि इनके पास रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच। अगर रिपल्शन होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगी, थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी, यानी कि ये थोड़े दूर जाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी अपने पास R, और इस तरीके से R हो गया और ये हो गया। ओके, तो अगर इनकी ज्यामिति देखी जाए थायो ईथर की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल की होगी। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ चतुष्फल की। देखो आपके वाटर के अंदर अगर इसे बेंड किया जाए, वाटर को बेंड करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ऐसे बनती है अपने पास, है ना। तो इनके पास और अगर इनका बॉन्ड एंगल देखा जाए तो इसका क्या होगा, 104 के पास होगा, है ना। लेकिन 104.5 के आसपास होता है। लेकिन जब थायो ईथर में देखा जाए कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, ज्यादा होगा इनमें बॉन्ड एंगल। क्यों, क्योंकि H2O के पास क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ एटम छोटे एटम है, यानी कि हाइड्रोजन छोटा साइज में छोटा है, तो इनके कोई रिपल्शन नहीं होगा। बट यहाँ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप लगे हुए। एल्किल ग्रुप में क्या होता है, रिपल्शन सबसे ज्यादा, ये मोटे ग्रुप होते हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, थोड़ा रिपल्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड एंगल 104 से भी ज्यादा होगा। लेकिन आपके अगर आपने देखा, अगर ज्यामिति इसकी चतुष्फल की, अपन अगर चतुष्फल के अंदर देखते हैं और संकरण क्या होगा इसका sp3। देखो अगर ज्यामिति देख रहे हो आप इसमें, यानी कि इसकी जियोमेट्री देख रहे हो तो टेट्राहेड्रल होगी, है ना। टेट्राहेड्रल मानते हैं अपन की टेट्राहेड्रल होगी, मानते क्या होगी,
टेट्राहेड्रल होगी तो इसके अंदर अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो कितना होता है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल परफेक्ट टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, ये होता है। बट टेट्राहेड्रल तो ये भी है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया 104 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 104 से तो ज्यादा होगा लेकिन 109 से कम होगा। ओके, तो इस तरीके से, क्योंकि कम क्यों होगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। परफेक्ट का मतलब होता है किसी के पास लोन पेयर नहीं हो, केवल बॉन्ड पेयर ही हो, जैसे कि NH3 है और एक NH4 है, NH4 प्लस। तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी होगी, NH4 की होगी, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, यानी कि परफेक्ट नहीं रहती है। ओके, तो अपने पास इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल 104 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 109 से कम होगा अपने पास। ओके, तो ये हो गया अपना थायोईथर। अब थायोईथर्स के निर्माण की विधियाँ देखेंगे, किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है। ओके, अगर मान लो अपने पास क्या है, कोई एथीन है। ओके, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH3। ओके, अगर इसकी रिएक्शंस करवाई जाए RSH से, ओके, थायोल से करवाई जाए तो क्या होगा, रिएक्शन सभी यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, यानी कि ये बनेगा अपना प्रोडक्ट CH2, यहाँ हो जाएगा SR, ओके, और यहाँ हो जाएगा CH2 और ये हो गया CH3। ओके, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। ये क्या हो गया आपका, अगर R की जगह पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्किल ग्रुप में CH3 भी हो सकता है, यानी कि Me भी हो सकता है, Et भी हो सकता है ना, एथिलीन भी हो सकता है, यानी कि C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, या कोई बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ अगर यहाँ में CH3 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हुआ, सल्फर है, तो ये बना हो गया थायोईथर। तो इस तरीके से निर्माण किया जा सकता है। अगर अपन किसी भी डाइईन की रिएक्शंस, यानी कि या बोल सकते हैं प्रोपेन की रिएक्शंस थायोईथर से करवाई जाए तो क्या बनता है अपने पास, थायोल से करवाई जाए तो थायोईथर का निर्माण होता है। ओके, एक प्रोसेस तो ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शंस में अगर अपन RSH की रिएक्शंस अगर अपन एल्किल ग्रुप से करवाई जाए तो क्या होगा, कोई भी एल्किल यानी थायोल की अगर एल्किल हैलाइड से रिएक्शंस करवाई जाए, यहाँ डैश लगाते हैं, डबल डैश लगाते हैं ना, तो क्या होगा अपने पास R डैश S R डबल डैश बन जाएगा और ये हो गया अपना HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से अपन थायोईथर का निर्माण कर सकते हैं। ओके, और अगर अपन किसी भी सॉल्ट्स की रिएक्शन, यानी कि अगर अपन इसकी रिएक्शन RSNE, यानी कि अपने पास कोई होगा थायोसोल्ट हो गया, है ना, उसकी रिएक्शंस अगर अपन करवाएं RH से करवाते हैं ना, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो इससे क्या प्राप्त होगा अपने को RSR और ये हो गया NX बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से अपने थायोईथर्स के निर्माण किए जा सकते हैं। ओके, तो थायोईथर के निर्माण में अपन R की जगह कोई भी अगर जैसे अपन कहते हैं अपने पास ये हो गया HOH हो गया, इससे अपन क्या वाटर हो गया, वाटर के अंदर ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट यानी कि ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन करवा दे तो क्या बनेगा अपने पास RHS यानी कि H2S बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हैं ऑक्सीजन का सल्फर से। ओके, सल्फर से अगर रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो थायोईथर का निर्माण होता है, लेकिन ये थायोईथर नहीं है, ये H2 वाटर हो गया, ये अपने गैस हो गई, है ना, लेकिन ये आपकी क्या है, ईथर किसे बोलेंगे अपन, ये हो गया अपना थायोईथर, यानी कार्बन होने चाहिए सल्फर के दोनों तरफ। ओके,
तो थायो ईथर अपना अब देखेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो उसकी निर्माण की विधियां हो गई। अब देखते हैं अपन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन देखते हैं विलेयता, है ना, साथ में रंग देखते हैं, गंध देखते हैं, रंग, गंध, विलेयता और उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। ओके, ये केवल 4 चीजें देखते हैं अपन जब जब किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी स्पीसीज का अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो उसका कलर देखा जाता है, उसकी स्मेल देखी जाती है और उसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाती है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है। देखो थायो ईथर्स का कलर होता है वो कलर लेस होते हैं। अगर कलर की बात करें अपन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर देखें कि आपके थायो ईथर का कलर कैसा होता है, वो कलर लेस होते हैं। ओके, कलर लेस होते हैं। और अगर गंध की बात की जाए तो उसमें अरुचिकर गंध आती है, यानी कि अपन जब सल्फ्यूरिक H2S गैस बनाते हैं उसकी गंध देखते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इसमें भी क्या होती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। ओके, अरुचिकर गंध आती है। मतलब कि अगर जब जब इनका कोई प्राकृतिक गैसेस होती है तो उनको लिंकेज का पता लगाने के लिए अपन सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2S गैस या जो भी अपने सल्फर से बनी हुई या थायो ईथर गैसेस वगैरह होते हैं वो मिलाते हैं। ओके, ताकि जब गैस लिंकेज हो तब पता चल जाएगी। यानी कि एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनोसल्फर्स क्या होते हैं, मोस्टली गैसेस के रूप में होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ गैसेस के फॉर्म में होंगे। अगर H2S गैस की बात की जाए तो जब आपके प्राकृतिक गैसेस होती है उनकी पाइपलाइन के अंदर मिलाया जाता है साथ में थोड़ी सी मात्रा में, ताकि जब ये लीक हो गैस का तो पता चल जाए। क्योंकि जो प्राकृतिक गैसेस है उनकी स्मेल नहीं आती है, नहीं आने की वजह से उनकी लीकेज का भी पता नहीं चलता है कि लीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर इनके अंदर H2S गैस या जो भी सल्फर से बनी हुई गैसेस हैं या उनके जिनके अंदर सल्फर एलिमेंट हो तो उन गैसेस को मिलाया जाता है ताकि पता चल जाए कि कौन सी कहाँ से गैस लीकेज हो रही है या नहीं हो रही। ओके, केवल तो इसकी अरुचिकर गंध होती है, अपने अरुचिकर गंध होती है। और विलेयता देखी जाए तो वाटर में अविलेय होता है, वाटर में अविलेय होता है। और जो भी अपने कार्बनिक सॉल्वेंट है उनमें क्या होता है, विलेय होता है कार्बनिक सॉल्वेंट्स में। ओके, तो सॉल्युबिलिटी के अंदर वाटर के अंदर तो क्या होगा, H2O के अंदर अविलेय होगा। बट आपके कार्बनिक सॉल्वेंट है, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें क्या होता है, मिक्स्ड हो जाता है। कार्बनिक सॉल्वेंट अपना क्या होगा, HF हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, तो उनमें सब में क्या विलेय था। लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट में पोलर और नॉन पोलर का भी ध्यान रखना, जो मैंने आपको जब ऑर्गेनोसल्फर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे उसमें बताया था ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इनका। किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, ईथर से कंपेयर कर रहे हैं। ईथर से बहुत ज़्यादा होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपको जब ऑर्गेनोसल्फर की फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी उसमें एक्सप्लेन किया था कि क्यों सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि थायो ईथर से क्या क्या निर्माण कर सकते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर थायो ईथर, जैसे अपन ईथर से अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, उसी तरीके से अपन थायो ईथर का से भी अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, वो देखेंगे अपन। केमिकल रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें सल्फोक्साइड, यानी सल्फोक्साइड का बनाना, सल्फोनेल का बनाना, यानी कि DMSO डाई मेथिल सल्फोनिमाइड है ना, या सल्फोक्साइड एसिड। ओके, तो
वो बनाया जाता है जब अपन किसी भी थायो ईथर की अगर क्या करवाएं, ऑक्सीडेशन करवाएं, तो क्या होगा, सल्फर पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो अपने पास दो प्रकार के रिएक्शंस है। अगर अपने पास ये थायो ईथर है, थायो ईथर की अपन ऑक्सीकरण करवाएं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, जैसे H2O2 ले सकते हैं या अपन ले सकते हैं KMnO4, ये कोई से भी रिएजेंट ले सकते हैं दोनों में से। अगर इन्हें कम मात्रा में लिया जाए तो सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ओके, तो अपने पास किस तरीके का CH3S CH3 इसका निर्माण होता है। ओके, क्योंकि यहाँ क्या है, इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया अपना DMSO, यानी कि एक तरीका DMSO क्या है, सोलवेंट होता है, ये एप्रोटिक सोलवेंट होता है। ओके, मोस्टली रिएक्शंस में यूज किया जाता है इन्हें, कि इस सोलवेंट की प्रेजेंस में बहुत सी रिएक्शंस प्रोसीड करती है। और अगर अपन इसी सोलवेंट को इसी की रिएक्शंस में क्या हो, आधिक्य में ले लें, यानी कि H2O2 या प्रोक्साइड या KMnO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा ले लें, तो क्या होगा, इनकी मात्रा ज़्यादा करने पर क्या होगा, तो CH सल्फोनेल बन जाएगा। ओके, तो S(O) और ये CH3। ओके, तो अगर मात्रा ज़्यादा लेने पर अपने पास सल्फोनेल बनता है, जबकि कम मात्रा लेने पर अपने के पास क्या बनता है, DMSO बनता है। ये एक सोलवेंट है, इस सोलवेंट्स की रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनकी रिएक्शंस, कई रिएक्शंस होती है कि DMSO सोलवेंट की प्रेजेंस में ही होती है। ओके, प्रोटोनिक बोल रहे हैं, एप्रोटोनिक सोलवेंट होता है। एप्रोटोनिक सोलवेंट का मतलब होता है, एक तो आपके प्रोटोनिक सोलवेंट होता है ना, एक एप्रोटोनिक सोलवेंट होता है, दोनों में अंतर बताते हैं अभी। प्रोटोन का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि वो प्रोटोन डोनेट कर सके, उसे अपन प्रोटोनिक सोलवेंट बोलते हैं। एप्रोटोनिक सोलवेंट जिसके अंदर कोई प्रोटोन्स ना हो, जैसे कि आपके पास एप्रोटोनिक सॉल्वेंट और एक हो गया प्रोटोनिक। प्रोटोनिक सॉल्वेंट के अंदर जिसके अंदर कोई H+ देने की क्षमता हो, यानी कि वह सॉल्वेंट जिसमें H+ डोनेट करो या H+ का अधिक हो, जिसके अंदर H+ वो दे सकता है, उसे अपन प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं। एप्रोटोनिक सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई H+ ही नहीं होगा तो वो देगा कैसे, तो DMSO क्या होता है, एप्रोटोनिक सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है देने वाला। हाइड्रोजन आपके CH3 मेथिल समूह में है, लेकिन वो नहीं देने वाले वहाँ से। जैसे कि अपने पास क्या है, CO2 है, अगर CO2 किसी सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाए तो क्या होगा, एप्रोटोनिक हो गया, क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है इसमें। ओके, तो उसी प्रकार से अपना क्या होता है, DMSO होता है, एप्रोटोनिक सॉल्वेंट। ओके, ये बस आपके दो तीन रिएक्शंस ही है इसके अंदर, किस तरीके से थायो ईथर से सल्फोन ऑक्साइड DMSO का निर्माण किया जाता है। ओके, तो ये अपना थायो ईथर कंप्लीट हो गया है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।